तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल प्रोटेक्टिव रिले के क्लासिफिकेशन। प्रोटेक्टिव रिले के क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जितने सारे रिले हैं सबके पास एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं जो इनर्जाइज होते हैं, और वही एक्चुअली जो है सर्किट के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के द्वारा एक्चुएट होते हैं, यानी कि उसके द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे जितने सारे रिले हैं सारे के साथ ऐसा है, कोई किसी के पास एक एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, किसी के पास दो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, किसी के पास तीन है, सारे के पास एक्चुएटिंग क्वांटिटी। एक्चुएटिंग क्वांटिटी यानी कि जिस क्वांटिटी के तहत जो है रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर करंट एक्चुएटिंग क्वांटिटी है तो करंट का अपना प्री डिटरमाइंड वैल्यू होगा। वोल्टेज एक्चुएटिंग क्वांटिटी है तो वोल्टेज का प्री डिटरमाइंड वैल्यू होगा। ओके, तो उसी तरह सारे रिले के साथ है। तो मोस्ट ऑफ द रिले जो है वो यूज करते, वो जो मोस्ट ऑफ द रिले है ओके, जो यूज हो रहा है वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अट्रैक्शन। जितने सारे रिले हम लोग देखेंगे ओके, उसके अलावा भी रिले देखेंगे, वो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले होता है। तो प्रोटेक्टिव रिले को हम लोग वेरियस ढंग से बहुत तरह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी यूज्ड, कि क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव रिले का जो मेनली क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, वो हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, दूसरा स्टैटिक रिले है, तीसरा है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, एमपी रिले उसको कहते हैं। ओके, सभी रिले पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग जो है प्रोटेक्टिव रिले को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ओके, जैसे अगर करंट का वैल्यू जो है अपने प्री डिटरमाइंड से ऊपर गया तब एक रिले ऑपरेट होना चाहिए, तो उसको ओवर करंट रिले करते हैं। अगर अब वोल्टेज जो है जो भी वोल्टेज सेट किया हुआ रेफरेंस वैल्यू उससे नीचे चला गया तो उसको यूवीआर कहते हैं। उसको आप इलेक्ट्रिक टैक्सन में भी आपने देखा है, दैट इज अंडर वोल्टेज रिले। उसी तरह इम्पीडेंस रिले है, डिस्टेंस रिले है, डायरेक्शनल रिले है, डिफरेंशियल रिले है, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले है, बहुत सारे रिले। उसके बाद हम लोग फिर से रिले को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिले होता है उसका जो नॉमेनक्लेचर है, उसका जो नाम है ओके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। दूसरा थर्मल रिले, तीसरा ट्रांसड्यूसर रिले, ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिले, स्टैटिक रिले, डिजिटल रिले, नेटवर्क रिले, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, ये सारे रिले जो है अकॉर्डिंग टू दियर कंस्ट्रक्शन है ना। तो हम लोग एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे। जिस रिले की हम लोग बात कर रहे हैं और देख सकते जो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सारे रिले को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही हम लोग जो है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप रिले करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल है ना। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वैसा रिले होता है जो ऑपरेट होता है जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो है ओके, एक्चुएटिंग क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया, अभी एक्चुएटिंग क्वांटिटी अपने पिकअप वैल्यू से या अपने प्री डिटरमाइंड वैल्यू से जैसे ही ज्यादा होता है तो आपका जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो है ऑपरेट होता है। ओके, यानी कि इसमें एक ऑपरेटिंग फोर्स या एक ऑपरेटिंग टॉर्क बिल्डअप होता है, जिसके कारण जो है जो रिले का मूविंग एलिमेंट है ओके,
वो रिले का मूविंग एलिमेंट मूव करेगा। मूव करने के बाद जो है वो ट्रेवल करेगा और कॉन्टैक्ट्स को क्लोज करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाए थे भी। ऑफ कोर्स रिले कॉइल के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ओके, तो उसमें उसके चलते जो मूविंग एलिमेंट है वो मूव करेगा, जो स्टेशनरी कॉन्टैक्ट था मूव करेगा। मूव करके जो है जो भी कॉन्टैक्ट्स का सेट है उसको क्लोज करेगा। ओके, क्यों क्लोज करेगा? इन ऑर्डर टू इनर्जाइज द ट्रिप कॉइल। ये हमारा ट्रिप कॉइल था, ओके, और ये हमारा मूविंग एलिमेंट, ये मूविंग एलिमेंट है। तो जैसे ही मूविंग एलिमेंट क्लोज होगा, ओके, वैसे ही ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा। ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा तो वैसे ही सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होने का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वो रिले है जिसमें जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो है अपने प्री सेट या अपने पिकअप वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तभी वो ऑपरेट होता है। और उस प्रोसेस में जो भी ऑपरेटिंग फोर्स या ऑपरेटिंग टॉर्क लग रहा है, ओके, वो ऑपरेटिंग फोर्स ऑपरेटिंग टॉर्क इस तरह से लगेगा सो डैट कि रिले का जो मूविंग एलिमेंट है वो मूव करेगा और ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा सो डैट कि ट्रिप सर्किट जो है ये कंप्लीट हो सके और ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो सके। और जैसे ही ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होता है वैसे ही आपका जो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप कॉइल कंप्लीट होने मतलब सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया, है ना, उसी को हम लोग कर रहे हैं ट्रिप कॉइल। ओके, यानी कि सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। सो सिंपल। अब ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का एक जनरलाइज वे था, है ना। अब अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को फर्दर क्लासिफाई करना चाहें, ओके, तो उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको फर्दर फिर से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारा पहला है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, यानी कि उसमें आर्मेचर अट्रैक्ट होगा। सॉलिनॉइड टाइप, इसमें यानी कि सॉलिनॉइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पोलराइज्ड मूविंग आयरन टाइप, यानी कि उसमें आयरन एक होगा जो मूव करेगा, उसमें पोल बिल्डअप होगा। बैलेंस बीम टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, ओके, प्रिंटेड डिस्क डायनामोमीटर टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप, मूविंग कॉइल टाइप। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले हैं जिसमें अब हम लोग एक एक करके जो भी है उस पर हम लोग बात करते हैं अभी, है ना। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। ओके, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। अब इस तरह का जो रिले ऑपरेट होता है वो एक आर्मेचर के थ्रू होता है। आर्मेचर यानी कि आयरन, सिंपल, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर्मेचर। ओके, कहीं भी अगर हम लोग आर्मेचर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि हम लोग यूज कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरह का रिले जब ऑपरेट होता है थ्रू द आर्मेचर तो ये वो क्या होता है, नाम ही इसका अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। तो वो अट्रैक्ट होता है, ओके, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑफ कोर्स आपको याद होगा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, याद होगा आपको मूविंग आयरन टाइप, है ना। ये जैसे हमारा जो है फिक्स कॉइल था, ओके, फिक्स कॉइल था, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा इस तरह से या इस तरह से, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ऑफ कोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फील्ड क्रिएट होगा इसमें, ओके, यहाँ नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे एक आयरन डिस्क हम लोग, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है ना, इधर से निकल रहा है, तो इसमें जब घुसेगा तो एक अपोजिट पोल बिल्डअप करेगा, साउथ पोल नहीं, तो ऐसा होगा ना भाई, ऑल ऑफ यू एग्री? जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो अट्रैक्ट होगा यानी कि टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके,
थ्रू द प्लंजर, प्लंजर यानी कि आयरन के थ्रू, ओके, जो सॉलिनॉइड में इन कर जाएगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। ये भी कंस्ट्रक्ट होता है दो तरह से, एक होता है हिंग्ड, ओके, हिंग्ड, हिंग्ड आर्मेचर टाइप, आर्मेचर टाइप, ओके। एक होता है हिंग्ड आर्मेचर टाइप और दूसरा होता है प्लंजर आर्मेचर टाइप। जी सर, दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, ओके। दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे सिंपल। तो इस तरह के रिले में जो है कॉइल इनर्गाइज होता है ना। कॉइल इनर्गाइज होता है एक एक्चुएटिंग क्वांटिटी के द्वारा, यानी कि जो भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी हो, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो। अगर वोल्टेज हुआ तो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग कॉइल में करंट फ्लो करेगा, ओके। और वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्डअप करेगा करेस्पॉन्डिंग टू इट्स इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी कि पहले से तो करंट उसमें फ्लो करता ही होगा, है ना। जैसे ही फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होने का मतलब क्या है कि अपने प्री डिटरमाइंड, अपने प्री सेट वैल्यू या अपने पिकअप वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता होगा। तो जब पहले से करंट फ्लो कर रहा था उसके चलते भी फ्लक्स होगा वहाँ, लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ तो जो भी अमाउंट में करंट बढ़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी बढ़ेगा, एग्री। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो जो भी इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट, प्री डिटरमाइंड एक्चुएटिंग क्वांटिटी, है ना। जो भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा प्री डिटरमाइंड से ज्यादा, उतना ही वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा और उस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बिल्डअप करेगा। किस पे, आर्मेचर पे। आर्मेचर अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस तरह से ट्रिप सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और उसके कारण जो है सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप इसका देख सकते हैं कि सर्किट हमारा इस तरह का है। सपोज अगर आपको मैं सर्किट दिखाऊं रफली, बाकी आपके पीडीएफ में बना हुआ है, ये आपका जो है दिस वन, ये आपका आर्मेचर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ओके, यानी कि ये कॉइल हो गया, तो सिंपल, ओके। अब यहाँ पे जो है ये आर्मेचर, इसको आर्मेचर में होता है, इसी को हम लोग प्लंजर भी करते हैं, प्लंजर, PLUNGER, ओके। अब ये क्या होगा, जी, ओके। तो ये देखो, इसमें कॉइल में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इसमें, उल्टा यहाँ पे साउथ आएगा, इससे फ्लो करेगा तो ये आपका इसमें नॉर्थ पोल आएगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ही इस तरह से यहाँ पे हिंड है, तो ये आपको इधर आएगा तो ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा,
टच हो जाएगा, यानी कि ट्रिप सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो गया तो आपका सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। एग्री, समझ में आ रहा है? दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑन अ थिंग। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में भी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन में भी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, बट ये इस पे एक सफिशियंट फोर्स नहीं लगा पाएगा जिसके चलते आर्मेचर इसकी ओर क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ये तभी वहां पे ऑपरेटिंग फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा जब वहां पे इसके द्वारा जो भी प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ करंट होगा, उस करंट से जब तक उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा तब तक ये जो है इस पे सफिशियंट फोर्स फोर्स तो लगा ही रहा होगा, बट उसके चलते जो है प्लंजर मतलब एक आयरन है भैया, कुछ नहीं, अब देखो ना, एक डिक्शनरी वर्ड है या कुछ नहीं। ओके, तो वहां पे जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, तब जब सफिशियंट फोर्स लगाएगा तब। ओके, तो ये इस तरह का जो है एक हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टैप हो गया। उसी तरह आप इसको में सॉलिनॉइड टैप भी देख सकते हैं। इसको मैं रब करूँ, टेल मी प्लीज। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं ना, नहीं बड़ी। ओके, नाउ इसी में जो है अगर हम लोग सॉलिनॉइड टैप देखे दिल्ली, सॉलिनॉइड टैप है ना, तो ये देखो ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड टैप रिले, ये देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ओके, तो ये स्प्रिंग जो इसको अपने फोर्स से इसको अपनी ओर खींचे हुए है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे जो टिप कॉइल का टिप सर्किट का कॉन्टेक्ट है। आप यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये टिप कॉइल है, इसके चलते यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये जो आपका कॉइल है इसमें अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अभी भी नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा है। गॉट इट। अब ये नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये इस आर्मेचर पे जो है ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स को ये फोर्स जो है स्प्रिंग के द्वारा फोर्स जो है वो बैलेंस कर देगा। तो बैलेंस कर दे रहा है तो यहाँ पे ये बस यहीं तक ये रह गया, यानी कि ये कॉन्टेक्ट के पास जाकर क्लोज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। कब? जब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो है इस स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही फोर्स ज्यादा होगा वैसे ही क्या होगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ट्यूब सर्किट कंप्लीट होगा, और यहाँ पे ये सोलिनॉइड टैप रिले जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। तो यहाँ पे ये जो इस पे सारा प्रिंसिपल है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ आर्मेचर, कि वो जो है अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट या आयरन प्लंजर की तरह जो सोलिनॉइड में जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है आयरन प्लंजर हो वो सोलिनॉइड की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसके द्वारा? ये सोलिनॉइड के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वहां पे एक स्प्रिंग की फोर्स के द्वारा ये बैलेंस हो जा रहा है। ओके, तो बैलेंस हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो है इसके द्वारा फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे फॉल्ट करंट फ्लो किया, यानी कि जैसे ही जो है आपका इसके द्वारा जो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वो करंट का वैल्यू ज्यादा हुआ, वैसे ही ज्यादा फोर्स लगाएगा स्प्रिंग के अगेंस्ट, और वो
वहाँ पे आयरन प्लंजर को अपनी ओर अटैच करेगा और इस तरह से ट्रिप सर्किट को कंप्लीट कर देगा। गॉट इट? ठीक है, हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। नेक्स्ट जो अभी हम लोग बात करेंगे, ओके, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रूल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इस पे जो है एक डेरिवेशन भी करेंगे। जो डेरिवेशन आपको बताएगा, आपको याद होगा हम लोग हमेशा जो है मशीन में बात करते थे कि जब भी एक टॉर्क चाहिए तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए जो है दो तरह का फ्लक्स होना चाहिए। याद है आप लोग को? दो तरह का फ्लक्स होना चाहिए, दोनों के फ्लक्स में जो है फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैं बार बार बोलता था कि इसको पावर सिस्टम में मैं बताऊंगा, है ना। तो वहां पे वो टॉर्क कैसे बिल्डअप होता है, वो फोर्स कैसे बिल्डअप होता है, उसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन रिले। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ electromagnetic induction type relay, they are most widely used relay, most widely used। जहाँ पे अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये डीसी के साथ नहीं होगा, इसका डीमेरिट है। ये सिर्फ एसी क्वांटिटी के साथ होगा। आपको ऑल ऑफ यू नो यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले जो है, ओके, वो ऑपरेट हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें एक एक्चुएटिंग क्वांटिटी या जो भी नेट ऑपरेटिंग फोर्स जो है या नेट ऑपरेटिंग टॉर्क जो एक्ट हो रहा है किस पे, मूवेबल डिस्क पे। आपने एनर्जी मीटर में भी पढ़ा है, ओके, बहुत जगह पढ़ेंगे। ओके, मोटर में भी पढ़ा है आपने कि किस तरह से एक मूविंग एलिमेंट जो है मूव कर जाता है, जैसे आपका एक ऑपरेटिंग फोर्स एक्ट होता है वैसे। तो एक ऑपरेटिंग फोर्स या एक ऑपरेटिंग टॉर्क एक्ट होता है ऑन द मूवेबल डिस्क या किसी भी तरह का मोटर, ओके, जो करंट कंडक्टिंग मटेरियल का मोटर, ओके। तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क बिल्डअप होता है और वहाँ पे वो उसको मूव करवा देता है। लेकिन यहाँ पे जो भी रोटर है, ये जो भी मूवेबल डिस्क है, ओके, वो मटेरियल जो होना चाहिए हमेशा लाइट होना चाहिए, है ना। वो लाइट होना चाहिए सो दैट कि जो भी आपका लाइट, क्या लाइट के रूप में क्या हुआ, जैसे एल्यूमिनियम है ना, क्यों, सो दैट कि टॉर्क वेट रेशियो जो है वो मेंटेन। आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने बात किया था इस पे, टॉर्क वेट रेशियो, जिस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क वेट रेशियो ज्यादा होगा, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट जो है मोर एक्यूरेट और मोर सेंसिटिव होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। नहीं, तो टॉर्क वेट रेशियो को मेंटेन करने के लिए प्लीज राइट इन द चैट। टॉर्क वेट रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मूविंग एलिमेंट है, उस मूविंग एलिमेंट जो मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल क्या होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले में एक एल्यूमिनियम डिस्क या एक रोटर लेते हैं, ओके, यह प्रोवाइड किया जाता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस जो है F1 F2 दोनों उस डिस्क की ओर है ना। एक F1 F2 दो, ओके, दो फ्लक्स आ रहा है, सिंपल हम लोग बात कर सकते हैं अब यहाँ पे। अभी हम देखेंगे F1 F2 या 5 1 5 2 लोग बोलते हैं ना, F1 F2 नहीं, सॉरी, 5 1 5 2 दो फ्लक्स है, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ओके, कि हाउ द नेट ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क इज बिल्डअप। ओके, कैसे एक नेट ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क जो है बिल्डअप होगा। तो मान लेते हैं एक डिस्क है हमारे पास, ये एक डिस्क है हमारे पास, ओके। इस डिस्क पे जो है दो तरह का फ्लक्स आ रहा है, एक φ1 एक φ2। मैंने हमेशा बात किया कि दोनों φ1 φ2 के बीच में जो है फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि φ1 अगर हमारा है φm1 sin ओमेगा टी, तो φ2 होना चाहिए φm2 sin ओमेगा टी माइनस। गॉट इट? जहाँ पे थीटा जो है ये फेज एंगल है बिटवीन द φ1 एंड φ2। ऑल ऑफ यू गॉट इट?
पता चल रहा है ना। अब दो फ्लक्स आया, ये दो फ्लक्स आ रहा है φ1 और φ2। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑफ कोर्स जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी नहीं, ओके। तो डी। अब यहाँ पे जो भी करंट है इस, अब यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, E1 E2 सपोज, ओके। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो करंट जो है उस ईएमएफ इंड्यूस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल ऑफ यू नो नहीं, ओके। अब हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है DF इक्वल टू आई DL क्रॉस बी। ऑल ऑफ यू नो नहीं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि F जो है, F ये I और फाई, ऑफकोर्स B है, तो B जो है ये फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ की हम लोग फोर्स बोल सकते हैं I और फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं हम लोग। फाई को हम लिखते हैं ना B इंटू ए, तो फाई जो है B का प्रोपोर्शनल, तो फोर्स को लिख सकते हैं I और फाई का प्रोपोर्शनल, है ना। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल, I1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 का, E1 लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅1/dt लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅1/dt, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई m1 ओमेगा cos ओमेगा t, नहीं, जस्ट राइट इन द चैट प्लीज, ओके। उसी तरह जो है अगर हम लोग I2 लिखेंगे then E2 directly proportional to d∅I2/dt, then I2 is directly proportional to phi m2 ओमेगा, यहाँ देखिए ठीक साइन का cos ओमेगा t माइनस थीटा, क्लियर है, या प्लस थीटा ही मान सकते हो, यू आर फ्री, ओके, ओमेगा t प्लस थीटा, ओके। अब F12, अब यहाँ देखिए ध्यान, F12 है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन, ओके, 1 बाय द फ्लक्स φ2, ओके। यानी कि हम लोग F12 इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 φ2। अगर इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है तो इस φ2 के द्वारा, इस I1 के द्वारा, ये I1 और ये φ2 मिला के एक फोर्स होगा, एग्री और नॉट, प्लीज टेल मी, ये I1 और φ2 चलते एक फोर्स होगा F12, ये हम इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट I1, फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट I1 ड्यू टू फ्लक्स φ2, गॉट इट। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज F12 is directly proportional to, okay, I1 phi m1 ओमेगा cos ओमेगा t और φ2 phi m2 sin ओमेगा t प्लस थीटा, लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। यानी कि हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं F12 is directly proportional to phi m1 phi m2 ओमेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस थीटा, लिख सकते हैं, टेल मी, इसको इक्वेशन ए ले लीजिए, है ना। उसी तरह जो है F21 लिख सकते हैं, F21 क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 φ2, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट I2 ड्यू टू फ्लक्स φ1, लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो F21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो I2 हमारा ये हो गया phi m2 ओमेगा cos ओमेगा t और φ1 ये है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दी phi m1 sin ओमेगा t cos ओमेगा t प्लस थीटा, क्लियर। अब दोनों फोर्स हम लोग को पता चल गया, है ना। अब जो नेट फोर्स एक्टिंग होगा डिस्क पे, इस डिस्क पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F12 माइनस F21 होगा,
या इक्वल टू का साइन दे हम लोग, होगा नहीं, तो इक्वलिटी का साइन दे दिया हम लोग। तो यहाँ की ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो F12 माइनस F21, तो ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन, यानी कि 5m1 5m2 ओमेगा, आगे देखो साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स जो है, ओके, 5m1 इंटू 5m2 ओमेगा साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो गया, तो एफ नेट जो है 5m1 5m2 साइन थीटा, ओके। अब तो याद होगा हम लोग जो टॉक लिखते थे, ओके, याद होगा टॉक जो डेवलप लिखते थे 5-1 5-2 साइन थीटा, ये लिखते थे ना। तो टॉक जो है ये क्या है, डेवलप टॉक दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट टॉक नेट फोर्स, क्लियर है या नहीं? टेल मी, ओके। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन आ गया हमारा, एक टॉक जो है 5-1 5-2 और साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ पे थीटा जो है एंगल है बिटवीन द 5-1 एंड 5-2, एग्रीड और नॉट? प्लीज टेल मी, एग्री, ओके, थैंक यू। नाउ इस पॉइंट से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेट ऑपरेटिंग फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द पोजीशन और टाइम। यहाँ देखो यह ओमेगा टी से नहीं आया, नहीं ओमेगा टाइम आया, नहीं ओमेगा टी आया, तो पोजीशन और टाइम से ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स एक्टिंग होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही कारण है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो भी टॉर्क आता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो नेट ऑपरेटिंग फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है आपका फेज डिफरेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है आपको, थीटा, थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जस्ट ऐड इन द चैट प्लीज फास्ट, ओके। तो यहाँ पे जो दो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है, फ्रेंड्स है वीडियो बंद कीजिए अपना, ओके। तो जो भी आपका फेज डिफरेंस आ रहा है तो वो फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है, साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सोचो अगर थीटा नेगेटिव हुआ, अगर थीटा नेगेटिव हुआ, है ना, तो थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है φ2 जो है φ1 से लैग करेगा एंगल थीटा से, यानी कि नेट ऑपरेटिंग फोर्स जो है अगर थीटा नेगेटिव हुआ तो φ1 φ2 से लैग करेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो F12 की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि φ1 आपका लैग कर रहा है, तो φ1 यानी कि पीछे है, सॉरी φ2 लैग कर रहा है, φ2 आपका लैग कर रहा है φ1 से, यानी कि F12 माइनस F21 जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि F12 का वैल्यू जो है F21 से कम होगा, यानी कि हमारा जो है जो नेट ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो F12 के डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो φ2 जो है लीड करेगा φ1 से, जब लीड करेगा तो वो F21 की डायरेक्शन में होगा, ओके। वही अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, सपोज थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल होने का मतलब टॉर्क क्या होगा या फोर्स क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, है ना। वही अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम हो गया 1, साइन 0 0 वैल्यू, यानी कि अगर दोनों फ्लक्स जो है वो सेम फेज में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपका कांस्टेंट, ओके, वो रोटेट नहीं करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका φ1 φ2 अगर इक्वल हुआ, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का हुआ, अगर मान लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड हुआ तो ये क्या होगा, टी डी डिग्री पोर्शन टू फाइव स्क्वायर साइन थीटा, नहीं, ओके, फाइव स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ जो है इसको सेडेड पोल इंडक्शन रिले में इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन कप वाट आवर मीटर में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, है ना, तुरंत,
जैसे रिकॉर्डिंग इंड होगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप डिले हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? टेल मी। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो भी बात